शिक्षा के लिए लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया है, अंग्रेजी राज से लेकर आज़ाद होने के बाद तक। तो बच्चों को एक लोकतांत्रिक समतामूलक समाज का माहौल मिले, उनको पता चले कि हाँ वो इस स्कूल में भी पढ़ सकते हैं, ताकि वो बराबरी का एक उनको एहसास हो। पहले तो भोजन मिले, उसके बाद शिक्षा की बात कह सकते हैं। जी। ऐसी स्थिति में वो सारे अभी वंचित वर्ग में आ गए, लोगों को नौकरी भी नहीं मिल रही है, और जो नौकरियां हैं भी तो वो आप देख लीजिए कि ठेके पे है। लोग अपने बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए जाते हैं तो उनको डोनेशन बहुत देना होता है, लाखों में डोनेशन उसका होता है। तो ऐसे में कमज़ोर वर्ग के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूल का कहीं ना कहीं उद्देश्य तो मुनाफा कमाना, और मोटी मोटी मुनाफा कमाते हैं। तो क्या वजह है कि निजी स्कूलों पर सरकार लगाम नहीं लगाना चाहती या फिर लगा नहीं सकती? नमस्कार, आप देख रहे हैं जन मीडिया न्यूज़। मैं हूं प्रीति प्रभा। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम का नाम है हम सब की बात, और इस कार्यक्रम में आज हम बातचीत करेंगे शिक्षा का अधिकार, जिसको लेकर एक कानून बनाया गया, एक धारा है राइट टू एजुकेशन 2009। इसके अंतर्गत एक उपधारा है जिसमें यह कहा गया है कि निजी विद्यालय और केंद्रीय विद्यालयों में वंचित और कमजोर वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 से लेकर 8 तक अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? हम बिहार के संदर्भ में बातचीत करेंगे, और बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आर्थिक नीति के जानकार, अर्थशास्त्री कह सकते हैं, और वैज्ञानिक सोच एवं चेतना की तलाश पत्रिका की संपादक डॉक्टर मीरा दत्त, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, और दर्शकों को भी नमस्कार। डॉक्टर मीरा दत्त पटना हाई कोर्ट की पूर्व उपनिबंधक हैं। पटना विश्वविद्यालय में वुमेन्स स्टडी में गेस्ट लेक्चरर रही हैं। बिहार की आर्थिक नीतियों पर 3 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। आर्थिक विकास बिहार की त्रासदी की को ऑथर हैं। ये किताब इन्होंने बिहार के जाने माने अर्थशास्त्री प्रधान हरिशंकर प्रसाद के साथ मिलकर लिखी है। वैश्वीकरण की चपेट में बिहार, ये दूसरी किताब है, और तीसरी है द ट्रेजेडी ऑफ बिहार, जिसकी संपादक हैं। ऑल इंडिया रेडियो में 24 वर्षों तक आर्थिक विशेषज्ञ के तौर पर भी रही हैं। हम सबसे पहले मीरा जी ये जानना चाहते हैं कि उपधारा 12(1)(c) यानी 12(1) क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये आपको पूरे पहले तो शिक्षा अधिनियम क्या है ये थोड़ी सी बात कर ले 1-2 लाइन में। तो ये शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में बना। ये 100 साल के लोगों के संघर्ष के बाद बना। ये कोर्ट में मामला गया अंत में, और ये कोर्ट से आदेश होने के बाद इस कानून का मतलब ये कानून स्वरूप में आया। तो मैंने शिक्षा के लिए लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया है, अंग्रेजी राज से लेकर आज़ाद होने के बाद तक। तो इसमें फिर इसके तहत कई उपधाराएं हैं। इसमें 38 उपधाराएं हैं, और उसमें से एक है ये धारा 12(1)(c) उपधारा। तो 12(1)(c) या इसको सेक्शन 12(1)(c) भी कह सकते हैं, कहते हैं। तो इसकी बात इसलिए इधर आ गई कि लोग अब काफ़ी उतावले हो गए थे, और इसलिए इसकी बात अभी हम लोग को फिर से करनी पड़ रही है। तो ये इसमें कानून में प्रावधान है कि जो वंचित और कमज़ोर तबके के लोग हैं, उनके बच्चे को प्राइवेट स्कूल, एकदम गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट एडेड भी नहीं, प्राइवेट स्कूल में दाखिला प्री प्राइमरी सेक्शंस और प्राइमरी सेक्शंस में 1 से 14 वर्ष के बच्चों को मिलने का प्रावधान है। ये तो 1 से 14 का ये नहीं है कि वो किसी भी क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। उनको जब भी लेना होगा तो ये प्रावधान है कि क्लास 1 में ही उनका एडमिशन होगा, ताकि वो प्रमोशन से फिर आगे के क्लासों में जाएं। तो ये आश्चर्य लोग करेंगे कि भाई आखिर प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूलों में क्यों ये 25% का प्रावधान, इसके पीछे भी प्रावधान किया गया। तो इसके पीछे भी एक तर्क दिया गया है कि
इसलिए कि जो हमारा समाज है काफ़ी उसमें विषमताएं हैं, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। तो बच्चों को एक लोकतांत्रिक समतामूलक समाज का माहौल मिले, उनको पता चले कि हाँ वो इस स्कूल में भी पढ़ सकते हैं, ताकि वो बराबरी का एक उनको एहसास हो। लेकिन ये उद्देश्य तो बहुत अच्छा है और इस पर हम लोग अब आगे बात करेंगे कि ये कैसे लागू किया जाए और क्यों लागू किया जाए और कानून क्या है। तो एक मोटा मोटी पहले कानून के ऊपर आते हैं कि ये शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में जो लाया गया, तो उसमें शुरू में ही कहा गया है कि अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा मिले, और वो सबके बारे में कहा गया है। तो यहाँ पे आप देखती हैं कि थोड़ा इसमें एक विरोधाभास है 25%, क्योंकि जैसे हम बिहार की बात करेंगे तो बिहार में अभी वंचित वर्ग 50% लोग जो हैं सो भूमिहीन ही हैं जी। हाँ, और कह लीजिए कि मात्र 25% को, अगर जो लास्ट सेंसस मैंने अंतिम सेंसस 2011 में हुआ था, तो 25% लोगों को ही रहने के लिए आवास है, उससे भी कम लोगों को आवास है। तो ऐसी परिस्थिति, विषम परिस्थिति में जी बिल्कुल, एक सर्वे भी है इस पर कि धीरे धीरे गरीबी रेखा से लोगों को नीचे जो लोग हैं उनकी संख्या कम होनी चाहिए, लेकिन कम होने के बजाय और बढ़ी है, जिसमें भोजन की मांग बढ़ती है। हाँ। ना कि शिक्षा की मांग, पहले तो भोजन मिले उसके बाद शिक्षा की बात कह सकते हैं। जी, तो वही मैं बता रही थी कि करीब बिहार में अगर आप देखती हैं तो बिहार एक ऐसा प्रदेश है, एक ऐसा गरीब प्रदेश है जहाँ पर कि 90% ग्रामीण क्षेत्र में लोग गरीब है, और ग्रामीण क्षेत्र में ही 80% से 85 या 89% लोग आप कह ले रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो सारे अभी वंचित वर्ग में आ गए, क्योंकि यहाँ पे इस एक्ट में उन्होंने ये नहीं कहा कि एससी का होना चाहिए कि एसटी का होना चाहिए, मतलब, लेकिन 25% रखने के पीछे जो एक गाइडलाइन थी एक्ट में है, डिफाइन है, ये गाइडलाइन वही थी कि उनकी जनसंख्या जो है 25% एससी और एसटी का, तो उस हिसाब से ही इसको 25% रखा गया। लेकिन जब आप एक्ट में आएंगी तो एक्ट में सभी के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तो इस तरीके से ये थोड़ा एक्ट अपने आप में ही उलझा हुआ है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया और बहुत अच्छी सोच के साथ उठाया गया। अब ये है कि इसको कैसे लागू किया जाए। लेकिन इस पर इन दिनों इतनी बहस क्यों है, क्या विवाद है इसको लेकर? इसको लेकर देखिए, लोग अब काफ़ी पहले से जागरूक हो गए हैं। राजनीतिक रूप से आप देखिएगा तो लोगों को नौकरी भी नहीं मिल रही है, लोगों को बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ गई है, और मतलब किसी तरफ राहत नहीं है। और अगर कोई मतलब आंदोलन करते हैं या कोई किसी भी तरह का मांग करते हैं सरकार के सामने, और जो नौकरियां हैं भी, तो वो आप देख लीजिए कि ठेके पे है, जैसे स्कीम वर्कर का है, आशा कार्यकर्ता है, और रसोइयाँ हैं, और बहुत सारे शिक्षा मित्र और क्या क्या बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सारे लोगों को कुछ पैसा मानदेय के रूप में दिया जाता है, उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया गया है कि वो समाज के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, वर्कर नहीं है, उनकी गिनती वर्कर में है ही नहीं, ताकि उनको मतलब ये मानदेय जो भी दिया जाए, पे नहीं, मानदेय का मतलब ही अलग होता है, पेमेंट एक तरह का, तो पेमेंट दे दिया जाता है। तो उनके काम का उनको पैसा नहीं मिलता है, बल्कि मतलब एक टोकन मान लीजिए कि दे दिया जाता है। तो ऐसे तकलीफ चारों तरफ है। तो ऐसे में, और दूसरा लोगों में ये जो इतना टीवी का और मीडिया का प्रचार प्रसार हुआ है, तो लोग आज पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चे को, और वो देख रहे हैं कि उनको गवर्नमेंट स्कूल में भी नहीं, और गवर्नमेंट स्कूल में जो मानक हैं, शिक्षा के जो मानक हैं, नॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड हैं, वो पूरे नहीं हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो चमक दमक देख करके उनको लगता है कि हम मतलब प्राइवेट स्कूल में ही अपने बच्चे को पढ़ाएं।
तो इसीलिए वो मतलब अभी प्राइवेट स्कूलों में भी कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों को 25% बच्चों को उसमें दाखिला की बात कही गई है, हाँ। इस उपधारा 12(1)(c) में। जी लेकिन आमतौर पे ये देखा जाता है कि मोटे मोटे फीस लिए जाते हैं। जब लोग अपने बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए जाते हैं तो उनको डोनेशन बहुत देना होता है, लाखों में डोनेशन उसका होता है। तो ऐसे में कमज़ोर वर्ग के बच्चे कैसे पढ़ेंगे सरकारी स्कूलों में भी? जो 25%, जिस पर ये काफ़ी विवाद है कि 25% ही क्यों, लेकिन वो 25% भी क्या पूरा हो पाता है, इसकी निगरानी कौन करता है? देखिए, पहले हम वहाँ से आते हैं कि फीस का जो स्ट्रक्चर ढांचा है वो तो मध्यम वर्ग भी या निम्न मध्यम ज़्यादा है हमारे बिहार में, या और भी प्रदेश में देखेंगे तो निम्न मध्यम वर्ग के लोग ज़्यादा हैं, अधिक हैं। तो वैसे में उनको तो जो प्राइमरी शिक्षा है जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे के लिए उपलब्ध किया गया है इस एक्ट के तहत, वो नहीं मिल पाता है। तो अब जो लोग हैं वो लोग कोशिश करते हैं कि किसी भी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा लें, तो उनको भी बहुत ये भार पड़ जाता है। और प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूल का कहीं ना कहीं उद्देश्य तो मुनाफा कमाना है और मोटी मोटी मुनाफा कमाते हैं। और ऐसे में क्या है कि शहरों में कुछ स्कूल तो हैं प्राइवेट स्कूल जो कि जिनकी बहुत ही कहा जाए कि ग्लैमरस एक भव्य लुक है, जैसे बिल्डिंग बहुत बड़े से हैं, बस है, एयर कंडीशन है, तो उनका फीस स्ट्रक्चर भी उसी तरह से बहुत ऊंचा है, आकाश को छूता हुआ। तो वो फीस स्ट्रक्चर तो ये निम्न मध्यम वर्ग के लोग भी नहीं देने में सक्षम हैं। तो ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं तो एक तरह का विरोधाभास तो उत्पन्न हो ही गया। तो सरकार के जो प्रावधान है उस प्रावधान में है कि सरकार जिस प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे प्रावधान हैं। तो उसमें एक ये उसी सेक्शन 12(1)(c) में ही, शिक्षा के अधिकार में ही, उसमें ये भी है कि अगर वहाँ पे वंचित वर्ग के बच्चे या कमज़ोर तबके के वर्ग के बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उनका जो फीस होगा वो सरकार देगी। और सरकार जितना खर्च करती है प्रति बच्चा अपने स्कूल में, सरकारी स्कूल में, उसी हिसाब से देगी खर्चा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मामला फंस गया। अब होता है कि सरकारी स्कूलों में ये निजी स्कूलों में जो फीस है कहीं 10,000 भी महीना है। सिर्फ फीस ही नहीं है, वो तो कई एक्टिविटीज़ के लिए, कई गतिविधियों के लिए पैसा लेते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में जाएं तो निजी स्कूल जो है वहाँ 200 रुपया भी फीस है, क्योंकि ये बहुत से निम्न मध्यम वर्ग के आय का साधन भी है, उसी पर कोचिंग सेंटर भी चलता है। तो उस तरह की स्थिति में मतलब ये एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया कि वो मतलब बिहार गवर्नमेंट ने इसको जब लागू किया तो उन्होंने इसके निगरानी के लिए भी कुछ उपाय किए और उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया कि इसको हम लोग ऑनलाइन कर देते हैं। धीरे धीरे मतलब ऑनलाइन किया गया। तो ऑनलाइन करने का वो ज्ञानदीप करके एक पोर्टल है, पोर्टल पे प्राइवेट स्कूल को अपना एक रिपोर्ट देना है और वो रिपोर्ट वो देंगे कितने बच्चों को रजिस्टर किया उन्होंने। तो मान लीजिए कि वो ज़्यादातर एक तो वहाँ पे मतलब एक ये होता है वो कहीं ना कहीं एक मैनिपुलेशन का तरीका निकालते हैं कि वो लिखते हैं कि हमारे स्कूल में 10 ही बच्चा के लिए मतलब सीट है। तो ऐसे में होता क्या है कि यहाँ तो पॉपुलेशन, हर जगह पॉपुलेशन अच्छी संख्या में है और अभी वंचितों की संख्या जैसे मैंने अभी बताया कि 80 से 90% तक है। तो ऐसे स्थिति में वो मतलब बच्चे भी बहुत कम लेते हैं और उस पोर्टल पे साल में 2 बार नामांकन कराना है, जैसे कि जून का एक दिया हुआ है और एक दिया हुआ है जनवरी का महीना। तो उसमें देखा गया है कि उसमें काफ़ी परेशानी आ रही है। परेशानी ये आ रही है कि प्राइवेट स्कूल ने उनका इतना लॉबिंग है और उनका मतलब निजी स्कूलों का भी अपना एक बहुत बड़ा जत्था है और वो कहीं ना कहीं
हावी रहते हैं समाज पर क्या, सरकार पे ही कहना सरकार चाहिए, पर। हाँ, अधिकारियों पे है, सरकार पे है। तो आप उनको कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो एडमिशन ले ही नहीं रहे हैं, बहुत कम स्कूलों में एडमिशन हो पाता है। तो अभी मैंने एक समाचार देखा, मतलब वहाँ पे ये कि अभी 4,915 स्कूल को नोटिस दिया गया, क्योंकि वो बच्चे का एडमिशन ले नहीं रहे हैं, तो वो जो नॉर्म है इस एक्ट का वो नहीं पूरा कर रहे हैं, तो ऐसे में उनके स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। तो बंद कर दिया जाएगा, बंद हुआ या नहीं हुआ ये एक अलग प्रश्न है। तो वहाँ पे मुझे ये कहना है कि वो उन स्कूलों का जो कहते हैं कि ये मतलब इनको बंद कर दिया जाएगा, तो उनके मतलब चाहे तो सरकार उसको निगरानी में ले सकती है और दबाव डाल सकती है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे लिख दिया है कि सरकार जितना पैसा खर्च करती है उस हिसाब से मतलब उनको पेमेंट होगा। लेकिन अंदर की बात ये है कि बात चल रही थी, इस बहस में बात चल रही थी कि उनका जो फीस स्ट्रक्चर है, मतलब अधिकारियों का चाहे कुछ इस तरह से कहना है कि बहुत ज़्यादा है, तो फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से फीस देना होगा। मुझे तो कुछ ये बात अटपटी सी लगी कि सरकार का मतलब ये अनुशंसा मतलब हम लोग करेंगे, इस तरह की बात हो रही थी कि जितना खर्च इसमें आ जाएगा उससे अच्छा है कि सरकार जो है वो अपने सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था ठीक करे और सरकारी स्कूल को कहीं ना कहीं मजबूत करे। और यानी अब बात शिक्षा की गुणवत्ता पे आ गई है, तो हाँ। शिक्षा की गुणवत्ता को देखते हुए हम इन दिनों बिहार के स्कूलों में देख रहे हैं कि शिक्षकों पर हंटर चलाए जा रहे हैं, उनके लिए नए नए रोल्स बनाए जा रहे हैं, उनके लिए कई शर्तें उनके साथ जोड़ी गई हैं। तो शिक्षकों पर हंटर चलाकर शिक्षा की गुणवत्ता को ठीक कर सकते हैं या शिक्षकों की संख्या बढ़ाने से ये ठीक होगा? देखिए, दोनों बातें हैं। एक तो है ये कि बहुत सालों से शिक्षक की बहाली ही नहीं हुई। इसमें पहले मैं आती हूँ वहाँ पे कि करीब 80 के दशक में ICDS स्कीम, आंगनबाड़ी जिसका एक अंग हुआ, आंगनबाड़ी शुरू किया गया। हमारे संविधान में था कि प्रावधान है कि प्रावधान था कि 1 से 14 वर्ष के बच्चों तक को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। माने उनका फंडामेंटल राइट है, ये मौलिक अधिकार है। 1 से और 10 साल में ये मतलब सभी को शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा मतलब 1 से 14 वर्ष के बच्चे दे दिया जाएगा। लेकिन 86 में एक संशोधन किया गया और संशोधन करके उसको मतलब कर दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मतलब शिक्षा, मुफ्त शिक्षा दी जाएगी या शिक्षा का अधिकार है, जो अभी आप देख रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि ये वर्ल्ड बैंक के, विश्व बैंक के निर्देशन में ICDS स्कीम शुरू कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं वहीं से कतर ब्योंत शुरू हो गया। सरकार की नीति में ही देखिए तो उसमें कटौती कर दी गई पहले ही, और वर्ल्ड बैंक आ गया और कितने सारे प्रोजेक्ट चले और उसमें शिक्षक की बहाली नहीं हुई। लेकिन शिक्षक की बहाली होती ही नहीं थी। तो जब बहुत ही संकट बढ़ने लगा और बहुत सारे स्कूल बंद भी होने लगे, सरकारी स्कूल भी बंद होने लगे, अभी भी बहुत सारे बंद हो गए हैं या होने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों ने मतलब सरकार के अंदर से ही अधिकारियों या जैसे भी एक सुझाव आया कि भाई हम लोग भर्ती कर देते हैं शिक्षकों को। तो आपको याद होगा कि पंचायत शिक्षक और पैरा शिक्षक, इस तरह की शिक्षा मित्र इस तरह की चीज़ें चल निकली इस तरह के, और वही फिर मानदेय वाला उसमें प्रणाली लगाया गया। तो कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से ठेके पर मतलब शिक्षक को रख दो। तो जब आप शिक्षक को इस तरीके से आप रखेंगे तो वैसे ही उनकी गुणवत्ता भी आएगी। आपने जो प्रॉपर शिक्षित हैं, जो ट्रेंड हैं, उनको तो नहीं लिया आपने तो कुछ और ही लेके माने और ही तरह के शिक्षक को ले लिया, और उतने ट्रेंड लोग थे भी नहीं, तो आपने रख दिया, क्वालिफिकेशन भी उसमें कम कर दिया और पंचायत के द्वारा भी बहाली करवाई। तो पंचायत ठीक है, पंचायत ने बहाली की, उसमें कोई दोष नहीं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर क्वालिफिकेशन बनाना चाहिए था। तो चूंकि आपको तो मानदेय देना था, तो आपने वहाँ पे सारी चीज़ें मतलब छोड़ दी, सारी शर्तें वहाँ पे हटा दी। तो अब उनकी ट्रेनिंग भी नहीं हुई
और वो बिल्कुल ही मतलब उनका पढ़ाई से नाता छूटा हुआ था। अचानक से मतलब ये रिक्तियाँ पूर्ति की गई, एक भरपाई की गई समझ लीजिए। तो भरपाई की गई तो उसमें आप सोचेंगे कि अगर गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जा सके तो वो नहीं होगा, और वो हुआ नहीं। तो अब नहीं हुआ तो अब सरकार कहती है कि उसको बंद कर देंगे, मतलब उसको हटा देंगे। स्कीम रखने में यही फ़ायदा है। तो ये बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि स्कीम जो है कानूनन आप उसका दावा परमानेंट होने का नहीं कर सकते। स्कीम है वो जब चाहे सरकार हटा दे सकती है। प्रावधान में ये भी है कि सरकार इसके लिए खर्च करेगी। जब ये 2009 में ये एक्ट कानून बना तो उसके तहत ये पूरा गाइडलाइन दिया हुआ था कि 65% केंद्रीय सरकार देगी और 35% राज्य सरकार को अपना इसमें संसाधन जो खर्च होंगे उसमें वो लगाएगी। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए ये अनुपात 90.10 था। तो खैर, तो वो सब अपने धीरे धीरे हाथ खींच लिया, क्योंकि आप निजीकरण और पूंजीवादी नीतियों की तरफ बढ़ रहे हैं और निजीकरण में आपको सपोर्ट करना है। तो आप तो चाहेंगे कि किसी भी तरह से गुणवत्ता कमज़ोर होता जाए, शिक्षक कमज़ोर हो जाए। बहाना ये लेंगे कि भाई शिक्षक कमज़ोर है हमारा, और ये ले करके फिर इन सब स्कूलों को आज बंद भी हो रहा है। कई स्कूल आप पढ़ती होंगी रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, अभी हाल के दिनों की बात करें तो यूपी में 27,000 सरकारी स्कूलें बंद हो गई, क्योंकि सरकार का कहना है कि इसमें बच्चे नहीं आते हैं। आमतौर पे ये देखा जाता है कि अगर अगल बगल में 2 स्कूल है तो मर्ज कर दिए जाते हैं। स्कूल के सारे बच्चे को यहाँ देके और यहाँ के स्कूलों को बंद कर दिया गया। अब मापदंड की बात करें तो जिस तरह से मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए उस तरह से दूरी भी तय की गई है। दूरी कि घर से स्कूल 1 किलोमीटर के दूरी में होना चाहिए, इसी एक्ट में है, कानून में है। तो और 3 किलोमीटर तो बिल्कुल ही अनदेखा किया जा रहा है। काफी दूर बच्चों को जाना पड़ता है स्कूल में। मूलभूत सरकारी स्कूल में जहां बाकी लोग पढ़ेंगे, मान लीजिए 25% आपने कह दिया कि प्राइवेट स्कूल में जाना, ठीक है, और बाकी बच्चे क्या करेंगे? तो उनके लिए जो सरकारी स्कूल बच रही है या गवर्नमेंट एडेड, गवर्नमेंट जिसको फंड देती है वैसे स्कूल भी हैं, तो उनको भी वहाँ पे पढ़ने जाते हैं। तो वहाँ पे बुनियादी ढांचा ही नहीं है या बुनियादी ढांचा की कमी है। देखिएगा तो बिहार में लगभग 25% ऐसे स्कूल हैं जिसमें बुनियादी ढांचा है। लेकिन ये भी है कि सरकार की कोशिश भी है कि अधिक से अधिक बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आए। उसके लिए गरीब बच्चों के लिए भी सुविधाएं वहाँ पे मुहैया कराई गई हैं। मध्याह्न भोजन योजना जो बच्चे वहाँ पे जाके खा सकते हैं, पोशाक योजना, साइकिल योजना, इस तरह की योजनाएं तो चलाई गई हैं। लेकिन क्या इन योजनाओं से शिक्षा की गुणवत्ता में कोई फर्क आया है, उसमें सुधार हुई है? नहीं, लोग तो कहते कि नहीं आई है, गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं है, बल्कि गुणवत्ता तो नीचे की ओर। मतलब किसी भी चीज़ को इतना आप जटिल बना दीजिएगा, इतने कानून बनाइएगा, इतने ये कीजिएगा। सीधा सीधा था कि आपको शिक्षा का मौलिक अधिकार है, इसी पर चलना चाहिए था। तो ये तो हुआ नहीं। आप सोच रहे थे कि ठीक है वर्ल्ड बैंक कर्जा दे रहे, भाई वर्ल्ड बैंक अगर कर्ज दे रही है और कर्ज से अगर हम शिक्षा या हम अपनी मूलभूत ज़रूरियात को पूरी करने की कोशिश करेंगे तो वो तो बैंक है, उनको तो कर्ज इसलिए देते हैं कि उनको मुनाफा चाहिए, इंटरेस्ट मिलता है उनको, और हमारे ऊपर बोझ भी बढ़ता चला गया और फिर हम उनके शर्तों को भी मानने के लिए बाध्य होना पड़ा। मतलब इतना ज़्यादा हमारी निर्भरता बढ़ गई उनके ऊपर में। जो अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, तीसरी जो शिक्षा नीति आई है, उसमें तो ये है कि पीरामल उनके संबंधी हैं। हाँ, तो पीरामल और कौन एक वर्ल्ड बैंक मिल करके फिर हमारे यहाँ शिक्षा परियोजना चलाई। अब आप सोचिए कि ये तो हमारे हाथ से सीधे बाहर चला गया ना। मतलब हम अगर एक स्टेट हैं, राज्य हैं, तो हम अपनी जिम्मेवारी छोड़ करके अगर कहे कि ठीक है भाई, सो एक जैसे कॉरपोरेट सेक्टर पर हमने दे दिया छोड़ करके, तो वो क्यों करेगा? वो जनता के लिए काम क्यों करेगा?
जहां हम शिक्षा की गुणवत्ता पर बात कर रहे हैं तो वहीं प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल दोनों एक साथ नहीं चल सकते। मूलभूत सुविधाएं की जहां कमी देखी जा रही है सरकारी स्कूलों में, वहीं प्राइवेट स्कूलों के चमक धमक ही अलग होते हैं। दूसरी बात की करिकुलम की हम बात करें तो उसमें कैसे किस तरह से आप देख रही हैं? जी, आपने बिल्कुल सही पूछा। गुणवत्ता जो है शिक्षा की वो कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम पर निर्भर करता है, और पाठ्यक्रम की कोशिश केंद्रीय सरकार ने बहुत पहले से 2005 में मतलब NCERT ने बनाई, और वो हाई स्कूल में बहुत हद तक लागू भी हुआ। आज भी आप पूछेंगी तो मतलब उस पर रिसर्च करके बनाया, शोध करके बनाया गया। तो ये नहीं कि बच्चों को बोझ लगे पढ़ाई जो ऐसी होनी चाहिए जो कि उनकी उत्साह भी बढ़ाए और उसकी मतलब कहीं ना कहीं इंक्विजिटिवनेस, क्वेश्चन पूछने का सवाल पैदा करे। तो उस तरह के मतलब साइंटिफिक तरीके से बनाए गए थे। किताब काफ़ी प्रकाशित हुई और ये चल रहा था कार्यक्रम, लेकिन फिर ये भी हटा दिया गया। जिसमें इन बातों का ध्यान रखा गया था कि जिन चीजों से बच्चे परिचित हैं, खास करके गांव के बच्चे, उन शब्दों को भाषा इसमें भाषा पर ध्यान रखा गया। लेकिन इन दिनों भाषा में भी काफी चेंज देखा जा रहा है। बिल्कुल, वो बाजारीकरण के, और कहीं ना कहीं जो निजी स्कूल है, चाहे वो छोटे स्तर पे हो चाहे वो बड़े स्तर पे, तो वो किताब और कॉपी बेचने में लगे हुए हैं। मतलब अलग अलग राइटर हैं, उनके कमीशन मिल रहे हैं और उनको किताबों को स्कूल में पाठ्यक्रम में ला दिया जाता है। तो ये बहुत ही गैर वैज्ञानिक है। तो क्या वजह है कि निजी स्कूलों पर सरकार लगाम नहीं लगाना चाहती या फिर लगा नहीं सकती? अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा कि आप जितने उदाहरण देख लीजिए उसमें हम कहाँ लगाम लगा पाए हैं। उल्टे आप देखिए, कॉरपोरेट सेक्टर के जो कर्जे हैं वो माफ किए जा रहे हैं। कितनी कंपनियों के कर्जे माफ किए गए हैं। खुद प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा था, आप जब 2014-15 की बात याद करें तो, कि उनका मतलब 3 लाख कर्ज माफ कर दिया। कभी उन्होंने कहा कि उनका इतना टैक्स माफ कर दिया। और अभी हाल के रिकॉर्ड हैं जो समाचारों में आई है बात या पता चली है, वो 12 लाख करोड़ रुपया उनका माफ किया गया कर्जा। तो आप उनसे क्या उम्मीद करती हैं, वो जो पूरे दुनिया को चला रहे हैं, यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति की जो इलेक्शन भी है वो एलन मस्क द्वारा फंडित है, मैंने फंड किया गया है। तो आप ये भारतवर्ष में कह रही हैं, हालांकि अब सरकारें विदेश में मतलब यूरोपीय देश ये सोचने लगी है कि ये ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण को छोड़ देना चाहिए, और मतलब इस तरह की बातें वहाँ पे चल रही है कि कुछ ऐसी नीतियाँ बनाया जाए जिससे कि जो निगम है, निगमों को और निजी जो बड़े बड़े जो दैत्याकार जो मल्टीनेशनल्स हैं उनको किसी तरह से नियंत्रित किया जाए। ये भारत में नहीं सोचा जा रहा है। पहले तो हम गुलाम थे अंग्रेजों के, उसके बाद से अब निजी हाथों के, निजी कंपनियों के और बड़े बड़े इसके एक तरीके से उन्हीं की दया पर मतलब हम नीतियां बनाते चले जा रहे हैं। तो इस चीज को देखना, पूरे प्रकरण को आप कैसे देख रही हैं? मुझे लगता है कि ठीक है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये ऐसा पहला कानून है जो कि फंडामेंटल राइट के बाद भी बना। ये ऐसा कानून कहीं भी नहीं बना। हाँ जी, इस पर भी काफी बहस है कि जब हमें जीने का अधिकार है, कानून है, तो फिर उसमें अलग से राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार बनाने की क्या जरूरत है? अगर बन गई है तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। और समान स्कूल प्रणाली के लिए काफ़ी बुद्धिजीवी लड़े यहाँ पर, और समान स्कूल प्रणाली की बात हो भी गई, और बाद में सरकार ने इसे वही सेक्शन जो आप कह रही हैं या हम लोग बात कर रहे हैं 12(1)(c) लगा दिया। तो समान स्कूल प्रणाली नहीं है, तो जो एक चल रहा था इसको लगाने से क्या हुआ कि आंदोलन रुक गया। जो शिक्षा के अधिकार के लिए आंदोलन चल रहा था वो रुक गया।
और उसी बीच में ही लोगों को लगा कि अच्छा ये तो हमें मिल गया, अब निजी स्कूल में हम अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। ऐसा संभव नहीं हो पाया। हाँ, नहीं होता है। डॉक्टर मीरा दत्त जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आई और 12(1)(c) को लेकर इतनी महत्वपूर्ण बातें की, साथ ही आपने एजुकेशन सिस्टम को लेकर जो बातें बताई है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।